दोस्तों, लीगल ड्राफ्टिंग सीरीज में आज हम बात करेंगे अंतर्गत धारा 125(3) सीआरपीसी की। जब माननीय न्यायालय द्वारा किसी महिला की याचिका की सुनवाई करते हुए उसके पति को यह आदेश दिया जाता है कि वह अपनी पत्नी को मुबलिक कितने रुपए गुजारा भत्ता यानी भरण पोषण राशि प्रति माह देगा। 1 वर्ष बीत जाने पर भी जब वो अपनी पत्नी को उक्त आदेशित भरण पोषण की धनराशि नहीं देता है, यानी कि उस आदेश का अनुपालन नहीं करता है, तो वो महिला माननीय न्यायालय के समक्ष एक याचिका अंतर्गत धारा 125(3) सीआरपीसी के तहत प्रस्तुत करती है कि उसका बकाया जो धनराशि है वो उसे दिला दिया जाए। आज हम उसी प्रार्थना पत्र की ड्राफ्टिंग कैसे की जाती है, उसे लिखा कैसे जाता है, उसके साथ क्या क्या डॉक्यूमेंट्स लगते हैं, आज इसी विषय पर आपसे चर्चा करेंगे। आपको बताएंगे कि उसको कैसे लिखते हैं, उसके साथ क्या क्या दाखिल करते हैं और कितने समय पश्चात वो बकाया धनराशि आपको प्राप्त होगी और क्या प्रोसीजर है उसका। तो नमस्कार, एक बार फिर हाजिर हूं एक नए टॉपिक के साथ। मैं आपका दोस्त अंशु तिवारी एडवोकेट और आप देख रहे हैं अपना प्यारा यूट्यूब चैनल द लीगल टॉक। तो अधिक समय न लेते हुए चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यायालय का नाम लिखेंगे, प्रार्थनी का नाम, उसकी आयु, उसके पति का नाम, उसके पिता का नाम, पूरा पता। यदि बच्चे हैं तो उनका भी नाम लिखेंगे। प्रतिपक्षी का नाम, उसकी आयु, उसके पिता का नाम, उसका पूरा पता लिखेंगे। इसके पश्चात वाद संख्या अंतर्गत धारा 125(3) सीआरपीसी, थाना और जनपद लिखेंगे। इसके पश्चात लिखेंगे प्रार्थना पत्र बाबत दिलाए जाने बकाया आदेशित भरण पोषण राशि, संबंधित वाद संख्या जो पहले निर्णित हो चुका है वाद अंतर्गत धारा 125 का, उसकी संख्या लिखेंगे। प्रार्थनी का नाम, बनाम लिखेंगे, यानी जो उस मुकदमे का उन्माद था उसे लिखेंगे। उसका निर्णय जिस दिनांक में हुआ है उस दिनांक को लिखेंगे और जो थाना था वो थाना और जनपद लिखेंगे। इसके पश्चात महोदय, प्रार्थनी का निम्नलिखित निवेदन है। धारा 1, यह कि प्रार्थनी द्वारा प्रतिपक्षी के विरुद्ध माननीय न्यायालय श्रीमान जी के समक्ष एक भरण पोषण का वाद संख्या जो निर्णित हो चुका है वाद 125 का, उसकी वाद संख्या, उसका उन्माद आपको लिखना है। धारा 125 दंड प्रक्रिया संहिता के अंतर्गत योजित किया गया था। यानी कि पहली धारा में आपको ये बताना है कि 125 का एक वाद, जो वाद संख्या इतनी थी, जिसका उन्माद ये था, माननीय न्यायालय श्रीमान जी के समक्ष चल रहा था, जो निर्णित हो चुका है। धारा 2 में यह कि माननीय न्यायालय द्वारा उपरोक्त वाद में दिनांक, अब जिस दिनांक को निर्णय हुआ है उस दिनांक को लिखेंगे, को प्रतिपक्षी के विरुद्ध निर्णय एवं आदेश पारित किया गया और प्रतिपक्षी को आदेशित किया गया कि वह प्रार्थनी को रुपए, अब जो अमाउंट माननीय न्यायालय द्वारा देने के लिए आदेशित किया गया था उस अमाउंट को आप लिखेंगे। प्रतिमाह आदेश की तिथि से भुगतान करें। अब अगर उसमें आदेश की तिथि से है तो आदेश की तिथि से लिखिएगा। यदि दायरा की तिथि से है, जिस समय आपने मुकदमा डाला था उस तिथि से है, तो आप लिखिएगा कि दायरा की तिथि से। जो भी आदेश में हो उसी को आपको लिखना है। धारा 3, यह कि प्रतिपक्षी उपरोक्त वाद में न्यायालय उपस्थित आया और उसे उक्त वाद एवं उसमें पारित आदेश की विधिवत जानकारी है, किंतु प्रतिपक्षी ने आज तक किसी प्रकार का कोई भुगतान नहीं किया है। अब इस धारा में हमने लिखा कि उसे जानकारी है। आपको ये लिखना है, यदि आपके वाद में
प्रतिपक्षी हाजिर अदालत आया था, मुकदमा मेरिट पर डिसाइड हुआ है, तो आपको लिखना है। अगर एक्स पार्टी हुआ है तो आपको एक्स पार्टी का ब्यौरा देना है कि उक्त मुकदमे में वो उपस्थित नहीं आया था, किंतु उसे जानकारी इसकी है क्योंकि तामीला माना गया था। तो आपको धारा 3 में अपने मुकदमे के अनुसार लिखना है कि प्रतिपक्षी उपस्थित आया था या नहीं आया था, यानी कि आपका जो जजमेंट है वो एक्स पार्टी है या मेरिट पर है, इसके बारे में आपको इसमें बताना है। धारा 4, यह कि इस तरह से माननीय न्यायालय द्वारा पारित निर्णय एवं आदेश के अनुसार दिनांक इतने से दिनांक इतने तक कुल इतने माह का बकाया रुपए इतना प्रतिमाह की दर से इतना प्रतिपक्षी के ऊपर बकाया है जिसका दिलाया जाना न्यायहित में आवश्यक है। अब आपको अपनी दिनांक, जिस दिनांक से आदेश हुआ था और जिस दिनांक में आप डिमांड कर रहे हैं, आप ये समझ लीजिए कि कम से कम 1 वर्ष का आपको मांगना है। हो सकता है कि कुछ केसों में 5 या 6 वर्ष बीत जाने के पश्चात 125(3) का मुकदमा फाइल होता है, तो शुरुआत में आपको 1 वर्ष का ही मांगना है, उसके पश्चात फिर आपको अगले वर्ष के लिए करना है, क्योंकि 1 वर्ष का ही एरियर आपको शुरुआत में डिमांड करना है। तो उस हिसाब से आप लिखिए कि इस दिनांक से इस दिनांक तक कुल 12 माह का, अगर मान लीजिए सपोज दैट 1.5 वर्ष हो गया है, 18 माह हो गया, तो आप डाल सकते हैं, या बीच में जब वो उपस्थित आएगा तो एक एप्लीकेशन देकर आप उसे बढ़वा सकते हैं एरियर। तो इसमें वही आपको लिखना है और अमाउंट टोटल कितना है बकाया उसे आपको लिखना है और न्यायहित में दिलाया जाना आवश्यक है। इसके पश्चात आप प्रेयर कर लीजिए। अतः माननीय न्यायालय श्रीमान जी से प्रार्थना है कि उचित न्याय के हित में प्रार्थनी को प्रतिपक्षी से आदेश दिनांक इतने से इतने तक कुल इतने माह का इतने रुपए जो बकाया है भरण पोषण धनराशि जरिए लेवी वारंट दिलाए जाने का आदेश पारित करने की कृपा करें। दिनांक प्रार्थनी। इस प्रार्थना पत्र के साथ एक शपथ पत्र भी लगेगा जो प्रार्थना पत्र का समर्थन करेगा। साथ ही धारा 125 सीआरपीसी के निर्णय की प्रमाणित प्रति भी दाखिल की जाएगी। एक अधिवक्ता नियुक्ति के लिए भी प्रार्थना पत्र दिया जाएगा कि हम अपना अधिवक्ता फला को करना चाहते हैं, तो उसकी अनुमति हमें दी जाए। तो दोस्तों, ये था इसका फॉर्मेट जो आपने देखा कि प्रार्थना पत्र कैसे लिखते हैं और उसके साथ क्या क्या दाखिल करते हैं। आप जब इस प्रार्थना पत्र को दाखिल करते हैं तो सबसे पहले एक नोटिस जाती है। जब नोटिस तामील हो जाती है और फिर भी पति नहीं आता है, वो गुजारा भत्ता नहीं देता है, भरण पोषण धनराशि नहीं देता है, तो माननीय न्यायालय द्वारा उसके खिलाफ लेवी वारंट जारी कर दिया जाता है, यानी वसूली का वारंट जारी कर दिया जाता है और जिससे बकाया वसूला जा सके। तो यही थी एक छोटी सी जानकारी और लीगल ड्राफ्टिंग सीरीज में आगे भी हम आपको नई नई ड्राफ्टिंग बताते रहेंगे। इसी के साथ आज का टॉपिक समाप्त। मिलते हैं एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कीजिए, जिससे हमारी आने वाली वीडियोस आप तक सबसे पहले पहुंचे। और किस टॉपिक पर आप वीडियो चाहते हैं कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताइए। धन्यवाद।